हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरशाद और आज की कहानी हमारी है झारखंड की भूतिया हवेली, जिसे चौधरी हवेली भी कहा जाता है। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसमें पूरी चौधरी परिवार गायब हो गई। यह कहानी बेहद ही दिलचस्प और रहस्यमयी है। तो चलिए ये कहानी अब रोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं, इसे सुनकर आपको सच में डर का एहसास होगा। इससे पहले कि और देर हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारे और आपके बीच नजदीकियां बढ़ेंगी और हमारी आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुंच जाएगी। कहानी पूरी सुनने के बाद आप अपना नाम और एड्रेस कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपका नाम मैं अगली वीडियो में ले सकूं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। झारखंड के एक छोटे से गांव चंदनपुर में, जहां हरियाली और सन्नाटे का एक अजीब सा संतुलन था, वहीं एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली को गांव वाले चौधरी हवेली कहते थे। मेरा नाम रोहन है। मैं एक इतिहासकार हूं और पुरानी भूली बिसरी जगहों की कहानियां और रहस्यों को खोजने में रुचि रखता हूं। गांव की कहानियों ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। चौधरी हवेली के बारे में कहा जाता था कि इसे 1800 के दशक में बनवाया गया था। उस समय चौधरी परिवार इलाके के सबसे अमीर जमींदार थे। उनकी हवेली में कई नौकर चाकर, विशाल दावतें और त्योहार मनाए जाते थे। लेकिन अचानक एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार वहां से गायब हो गया। तब से ये हवेली वीरान पड़ी है। मुझे ये किस्से बेहद दिलचस्प लगे। मैंने तय किया कि मैं इस हवेली को न सिर्फ देखूंगा, बल्कि इसके रहस्य को भी सुलझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने साथ एक पुराना नक्शा, नोटबुक और कैमरा लेकर गांव पहुंचा। वहां के लोगों से हवेली के बारे में और भी बातें सुनने को मिली। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में हवेली से अजीब सी आवाजें सुनी हैं, जैसे किसी के रोने या चीखने की। गांव के बुजुर्गों ने मुझे चेतावनी दी, हवेली में मत जाना बेटा, वहां कोई इंसान नहीं, पर कुछ है जो इंसानों को पसंद नहीं करता। लेकिन मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने सोचा, क्या सच में ऐसी कोई जगह हो सकती है, या ये सिर्फ डर और अंधविश्वास की कहानियां हैं? गांव के बीच से होते हुए मैं हवेली की ओर बढ़ा। रास्ते में खेतों और जंगलों का खूबसूरत नजारा था, लेकिन जैसे जैसे हवेली करीब आ रही थी, रास्ता सुनसान और अजीब सा लगने लगा। हवेली के पास पहुंचकर मैंने देखा कि यह पूरी तरह से उजाड़ थी। मुख्य दरवाजा भारी लकड़ी का था, जिस पर पुराने जंग लगे ताले लटके हुए थे। दीवारों पर समय ने अपनी छाप छोड़ी थी। जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ और दीवारों पर काई जमी हुई थी। गेट के पास खड़े होकर मैंने हवेली का मुआयना किया। हवेली के चारों ओर एक बड़ा सा मैदान था, जिसमें घास और जंगली पौधे उगाए थे। मैदान के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसकी गहराई में झांकने से अजीब सा डर महसूस हो रहा था। कुएं के पास कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन और लकड़ियां बिखरी हुई थीं। मैंने गेट को धक्का दिया और लकड़ी के दरवाजे की चरमराहट ने सन्नाटे को और भी डरावना बना दिया। अंदर दाखिल होते ही एक पुरानी भारी गंध नाक से टकराई। ऐसा लगा जैसे यहां हवा भी ठहरी हुई थी। हवेली के भीतर का दृश्य और भी विचित्र था। बड़ा सा आंगन, चारों ओर खिड़कियों के टूटे हुए पल्ले और एक विशाल झूमर जो अब सिर्फ जंग लगे लोहे का ढांचा भर था। दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स थीं, जिनमें लोग ठेठ राजसी कपड़ों में थे। उन चेहरों को देखकर लग रहा था कि वे किसी कहानी के पात्र हों, जिन्हें कभी खुशी में रंगा गया था। हवेली में घुसते ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। मेरी घड़ी की टिक टिक की आवाज भी बड़ी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा, कितनी वीरान और पुरानी है ये जगह। मैंने अपने कैमरे को चालू किया और एक एक कोने की तस्वीरें खींचनी शुरू की। अभी तक सब सामान्य लग रहा था। मैं एक कमरे में पहुंचा, जहां दीवार पर एक पुरानी घड़ी टंगी हुई थी। घड़ी रुकी हुई थी, लेकिन उसकी सुइयों पर धूल का नामो निशान नहीं था। मैंने इसे अपनी नोटबुक में लिखा। फिर जैसे ही मैं उस घड़ी के करीब गया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। तभी हवेली के पिछले हिस्से से एक धीमी आवाज आई। आवाज इतनी हल्की थी कि समझ नहीं आया वह क्या थी। मैंने खुद को समझाया कि यह हवा की वजह से हुआ होगा। मैंने वहां से निकलकर दूसरे कमरे का रुख किया। वहां कुछ टूटे फूटे फर्नीचर और एक बड़ा सा शीशा रखा था। शीशा इतना गंदा था कि उसमें कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था।
जैसे ही मैंने कैमरा उठाकर उस शीशे की तस्वीर खींची, मुझे ऐसा लगा कि उस शीशे में किसी का अक्स था। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कि ये मेरा वहम होगा। तभी हवेली में कहीं से किसी भारी दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। अब मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा था। मैंने सोचा, क्या ये सच में कोई कहानी बनने वाली है या मेरे दिमाग की शरारत? मैंने हवेली के उस बंद दरवाजे की आवाज पर ध्यान दिया। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और बड़बड़ाया, रोहन, तू इतिहासकार है। भूत वूत तेरे लिए कुछ नहीं। वैसे भी अगर भूत आया तो उससे कह दूंगा, भाई इतिहास का हिस्सा बनना है क्या? इंटरव्यू ले लूं। ये सोचकर मैं खुद ही हंसने लगा, लेकिन जब चारों ओर की खामोशी में मेरी हंसी गूंजी तो मुझे लगा कि कहीं ये हवेली भी मेरे ऊपर हंस रही है। मैंने धीरे धीरे टॉर्च जलाकर उस दिशा में कदम बढ़ाए जहां से आवाज आई थी। हवेली के कोने कोने में गूंजने वाली मेरी ही कदमों की आवाज मुझे अजीब सी सिहरन दे रही थी। मैं उस कमरे तक पहुंचा जहां से दरवाजे के बंद होने की आवाज आई थी। दरवाजा थोड़ी सी दरार से खुला हुआ था। मैंने सोचा, अरे ये हवेली वाले तो बड़े स्टाइलिश हैं। आधा दरवाजा खुला रखकर मुझे वेलकम कर रहे हैं। दरवाजे को धीरे से धकेलते ही सामने का नजारा थोड़ा चौंकाने वाला था। अंदर एक गोल मेज थी जिसके चारों ओर लकड़ी की कुर्सियां बेतरतीब तरीके से रखी थीं। मेज पर धूल जमी हुई थी, लेकिन बीच में रखा एक पुराना लालटेन जैसा कुछ चमक रहा था। मैंने सोचा, ये तो वही स्टाइलिश भूतों का काम है। दिया बाती जलाकर माहौल बना रखा है। जैसे ही मैंने उस लालटेन को उठाने की कोशिश की, कुर्सियां चरमराने लगीं। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन मैंने खुद को मजाकिया अंदाज में कहा, रोहन, अब अगर भूत ने डिनर पर बुलाया है तो मना मत करना। आखिर हवेली का खानदानी खाना कौन छोड़ता है? तभी मेरी टॉर्च अजीब तरह से झपकने लगी। मैंने सोचा, वाह, हवेली के भूत बिजली का भी बिल नहीं भरते होंगे। लेकिन मजाक करना अब मुझे महंगा पड़ने वाला था। कमरे में अचानक ठंडक बढ़ने लगी। मेरी नाक से वही भारी गंध फिर से टकराई। तभी मुझे मेज के नीचे से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। मैंने नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी थी। मैंने सोचा, भूत भाई साहब, अगर प्रैंक कर रहे हो तो बता दो, मैं हंसकर निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा, किसी ने मेरी जैकेट के पीछे से खींचा। मैं वहीं जम गया। मैंने जोर से कहा, भाई, अगर भूत हो तो सामने आ जाओ। ऐसी छीना झपट्टी में कुछ नहीं मिलेगा। मैं खुद स्टूडेंट हूं, खाली हाथ हूं। तभी पीछे से एक ठंडी सी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? अब मेरी घिघी बंध गई थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, रिसर्च करने आया हूं, मतलब कहानी लिखने के लिए। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो मैं अभी चला जाता हूं। वो आवाज फिर से बोली, तुमने मेरी कुर्सी को छुआ। मैंने तुरंत जवाब दिया, अरे वो तो गलती से, मुझे लगा कि ये सब फ्री है। आपका फर्नीचर बहुत बढ़िया है। अचानक कमरे की हवा और ठंडी हो गई। मुझे लगा कि अब तो मैं गया। तभी मेरे कानों में हल्की हंसी गूंजने लगी। वो हंसी इतनी अजीब थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि डरूं या हंसूं। वो हंसी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने धीरे से पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे बहुत करीब खड़ा हो। मैंने खुद को संभालते हुए बड़बड़ाया, देखो भूत भाई, अगर डराने का कॉन्टेस्ट चल रहा है तो मैं हार मानता हूं। अब सामने आकर ईमानदारी से बात करो। मैं यहां रिसर्च के लिए आया हूं, मुझसे सच्चाई जानने में मदद करो, बस। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा, शायद ये भूत थोड़ा घमंडी है, सीधे मुंह बात नहीं करेगा। तभी मेरी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अब मैं अंधेरे में था। दिल तो कर रहा था कि भाग जाऊं, पर पैर जैसे जम गए थे। मैंने अपने बैग से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। जैसे ही हल्की रोशनी हुई, मैंने देखा कि कमरे की कुर्सियां अब अपने आप हिल रही थीं। मैंने माचिस को कसकर पकड़ा और कहा, वाह, कुर्सियों में जान आ गई है। लगता है यहाँ के भूत फिटनेस फ्रीक हैं, कुर्सी योगा करवा रहे हैं। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया, तुम नहीं बचोगे। अब मेरी मजाक करने की आदत खत्म होने लगी थी।
मैंने घबराते हुए कहा, देखो भाई, बचने न बचने का फैसला तो भगवान करेंगे, तुम तो अपने हिसाब से काम करो, पर प्लीज पहले बता दो कि हुआ क्या था इस हवेली में। इतना कहने के बाद कमरे में हलचल रुक गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैं सोच ही रहा था कि शायद बात खत्म हो गई है, तभी उस पुराने लालटेन से हल्की रोशनी निकलने लगी। रोशनी फैलते ही कमरे की दीवारों पर छायाएं बननी शुरू हो गईं। ये छायाएं लोगों की थीं, पुरुष, महिलाएं और बच्चे। मैंने देखा कि ये सब छायाएं आपस में बातें कर रही थीं। उनमें से एक आदमी, जो शायद परिवार का मुखिया था, गुस्से में चिल्ला रहा था। उसकी आवाज गूंज रही थी, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, हमारा सब कुछ छीन लिया गया। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे से पूछा, क्या तुम लोग यहां किसी साजिश का शिकार हुए थे? तभी एक महिला की छाया मेरी ओर मुड़ी और धीरे से बोली, हमारे खून की कीमत चुकानी होगी। मैंने झट से कहा, देखो दीदी, मैं तो सिर्फ रिसर्च करने आया हूं, खून खराबा मेरे बस का नहीं है। मैं तो कॉलेज का बच्चा हूं, रोटी सब्जी भी मुश्किल से बनती है। इतना कहते ही कमरे की ठंडक और बढ़ गई। दीवारों पर खून के लाल निशान उभरने लगे। मैंने डरते हुए कहा, ये कौन सा पेंट लगाया है जो अपने आप दीवार पर फैल रहा है? नाम बता दो, मैं भी घर पर ट्राई कर लूंगा। तभी पीछे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। मैं उछलकर दरवाजे की ओर भागा, पर दरवाजा फिर से खुद ब खुद बंद हो गया। अब मैं सच में फंस चुका था। मैंने दीवार की ओर देखा, जहां खून के निशानों के साथ एक अजीब सा संदेश लिखा था, जो भी यहां आया उसकी कहानी यहीं खत्म हुई। अब मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने चिल्लाकर कहा, भाई, मेरी कहानी तो चलती रहेगी, मैं फ्रीलांस लेखक हूं, मुझे जाने दो। दीवार पर अचानक एक छाया उभरी। ये छाया एक छोटे बच्चे की थी। उसने मेरी ओर इशारा किया और कहा, तुम झूठे हो, तुम भी उन्हीं में से हो। मैंने घबरा कर पूछा, कौन से उन्हीं में से? भाई, मेरा क्रेडिट स्कोर खराब है, मैंने किसी से उधार नहीं लिया। बच्चे की छाया चुप हो गई, लेकिन उसके इशारे से हवेली के पीछे का रास्ता दिखाई देने लगा। मैंने सोचा, अब चाहे जो हो, भागने का यही सही समय है। मैंने उस बच्चे की छाया के इशारे का पीछा करने का फैसला किया। मैंने सोचा, रोहन, तुझे तो वैसे भी साहसिक किस्से चाहिए थे, तो ले भाई, यहां तो हॉरर एडवेंचर चल रहा है। बस भगवान से प्रार्थना कर कि ये तेरी आखिरी कहानी न बन जाए। हवेली के पीछे का रास्ता बेहद संकरा और अंधेरे से भरा था। टॉर्च बंद हो चुकी थी और माचिस की तीली अब काम नहीं आ रही थी। मैंने खुद से कहा, अरे रोहन, ये भूत भी अजीब है, कम से कम बिजली फिटिंग तो ठीक करवा देते। जैसे ही मैंने उस अंधेरे में कदम बढ़ाए, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं हिम्मत जुटाकर मुड़ा, पर वहां सिर्फ सन्नाटा था। मैंने फिर खुद को दिलासा दिया, कोई बात नहीं रोहन, तू इतिहासकार है, पीछे मुड़ मुड़ कर देखना तेरी आदत है, पर अब आगे बढ़। रास्ते के दोनों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियां थीं। हवा में अजीब सी गंध और सन्नाटा। तभी झाड़ियों से अचानक किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं लगभग गिरने ही वाला था, लेकिन खुद को संभालते हुए चिल्लाया, भाई, पैर पकड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, अगर पैसे चाहिए तो एटीएम तक साथ चलो, कार्ड स्वाइप करवा दूंगा। पर जब मैंने नीचे देखा तो कुछ भी नहीं था। मैंने घबराते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। तभी मुझे एक बड़ी सी झील दिखाई दी। पानी में हल्की सी चमक थी, जैसे चांदनी रात हो, लेकिन आसमान में चांद था ही नहीं। झील के किनारे एक पुराना कुआं था। मैंने सोचा, ओह, ये वही कुआं है जो हवेली के पास देखा था, लेकिन ये यहां कैसे? मैंने कुएं की ओर बढ़ते हुए कहा, क्या ये कोई भूतों का पर्सनल मेट्रो स्टेशन है? हर जगह का रास्ता यहीं से निकलता है। कुएं के पास पहुंचकर मैंने नीचे झांका। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुएं की गहराई में कोई चीज चमक रही हो। तभी कुएं से एक धीमी आवाज आई, रोहन, आओ नीचे। मैंने पीछे हटते हुए कहा, अरे भाई, नीचे आकर क्या करूंगा? तुम्हारे साथ चाय पीनी है क्या? आवाज फिर से गूंजी, तुम सच जानने आए हो तो सच यहीं छिपा है। अब मेरी जिज्ञासा और डर दोनों आपस में भिड़ने लगे। मैंने सोचा, अगर यहां से वापस भागा तो लोग मुझे डरपोक कहेंगे, और अगर कूद गया तो हो सकता है
भूत मेरा आखिरी इंटरव्यू लेने को तैयार बैठा हो। मैंने कुएं में उतरने का फैसला कर लिया। पास ही एक पुरानी रस्सी बंधी हुई थी। मैंने कहा, चलो अब तो एडवेंचर पूरा करना ही पड़ेगा। अगर ये भूत मुझसे फीस भी मांगेगा तो रिसर्च के नाम पर खर्चा लिख दूंगा। जैसे ही मैंने रस्सी पकड़ी और नीचे उतरना शुरू किया, कुएं की दीवारें अजीब तरह से चमकने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों पर पुरानी कहानियां खुदी हुई हैं। मैंने ध्यान से देखा। वहां कुछ चित्र थे। एक आदमी जिसके चारों ओर लोग थे, लेकिन उनके चेहरे अजीब तरह से विकृत थे। मैंने खुद से कहा, अरे ये तो भूतों का फैमिली एल्बम लग रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, मुझे एक छोटा सा कमरा दिखा। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की मेज थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने पास जाकर उसे पढ़ने की कोशिश की। उस पर लिखा था, यहां जिसने सच देखा वो लौटकर कभी नहीं गया। अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैंने सोचा, रोहन, अब भागने का समय आ गया है। भले ही कोई कहानी अधूरी रह जाए, लेकिन जिंदगी पूरी रहनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं पलटने की कोशिश कर रहा था, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और फिर मेरे सामने वही बच्चे की छाया प्रकट हुई। इस बार वो कुछ और बोल रहा था, तुम सच से भाग नहीं सकते, तुम भी हमारी तरह बनोगे। मैं उस बच्चे की छाया को देखकर सन्न रह गया। उसने कहा कि मैं भी उसकी तरह बन जाऊंगा। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन मैं अंदर से खुद को समझा रहा था, रोहन, तुझे डरने की आदत नहीं है। भूतों के सामने हिम्मत मत हार। आखिरकार ये तेरी पीएचडी का हिस्सा नहीं है, पर नाम तो बना सकता है। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, सुनो भाई, मैं यहां तुमसे लड़ने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ यह समझना चाहता हूं कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या हुआ जो इसे इतना डरावना बना गया। बच्चे की छाया एक पल के लिए शांत हो गई। फिर उसने कहा, सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। मैंने सोचा, भाई, मैं तो यहां रिसर्च करने आया था, पर भूतों के टूर गाइड के साथ ट्रिप पर निकलना नई बात है। चलो देखते हैं। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से इशारा किया और कमरे के कोने में एक दरवाजा अचानक प्रकट हो गया। दरवाजे के पीछे एक लंबा अंधेरा रास्ता था। रास्ते में मशालें जल रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनकी लौ हरी थी। मैंने कहा, वाह, भूतों का डेकोरेशन सेंस तो जबरदस्त है। ये तो डिज्नीलैंड का हॉरर वर्जन लग रहा है। मैंने उसके पीछे पीछे चलना शुरू किया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह रास्ता मुझे हवेली के इतिहास में वापस ले जा रहा है। मैंने चारों तरफ देखा। दीवारों पर चित्र बदल रहे थे। एक जगह मैंने देखा कि चौधरी परिवार एक बड़े भोज का आनंद ले रहा था, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, उनके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। बच्चे ने कहा, हम खुश थे, लेकिन हमें धोखा दिया गया। मैंने उससे पूछा, किसने धोखा दिया और क्यों? उसने मेरी ओर देखा और धीरे धीरे कहा, जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, उसी ने हमें खत्म कर दिया। तभी दीवारों पर चमकते चित्रों में मैंने देखा कि चौधरी परिवार के सभी सदस्य किसी एक व्यक्ति से झगड़ रहे थे। वह आदमी हवेली का नौकर था, जिसने परिवार के साथ विश्वासघात किया था। उसने हवेली के कुएं में जहर डाल दिया था, जिससे पूरा परिवार मर गया। अब मुझे समझ में आने लगा था कि इस हवेली में क्या हुआ था। मैंने बच्चे से कहा, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब भी यहां क्यों है? तुम लोगों को शांति क्यों नहीं मिली? उसने मुझे घूरते हुए कहा, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ लाने वाला तुम हो सकते हो। मैंने घबराते हुए कहा, भाई, मैं लेखक हूं, वकील नहीं। भूतों का केस लड़ना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकता हूं। तभी रास्ता खत्म हुआ और हम एक बड़े से कमरे में पहुंच गए। वहां चारों ओर कई छायाएं थीं। ये वही परिवार के सदस्य थे। वे सभी मेरी ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने एक साथ कहा, तुम हमारी मदद करोगे? मैंने कहा, देखो भाई, मदद तो करूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि मैं यहां से वापस जाऊंगा या नहीं। उनमें से एक बुजुर्ग छाया ने कहा, अगर तुमने सच में हमारी मदद की तो तुम्हें जाने देंगे, लेकिन अगर झूठ बोला तो यहीं हमारे साथ रहोगे। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने कहा, ठीक है, बताओ क्या करना है, पर याद रखना, मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं है।
मैं सिर्फ कहानियां लिख सकता हूं। उन्होंने कहा, तुम्हें उस आदमी की आत्मा को यहां लाना होगा जिसने हमें धोखा दिया। मैंने आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या भूतों के बीच कुरियर सर्विस भी शुरू करनी है क्या? मैंने उनकी बात सुनकर गहरी सांस ली और बड़बड़ाया, भाई, ये भूत लोग भी बड़े ही डिमांडिंग होते हैं। आत्मा लाने की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं स्विगी का डिलीवरी बॉय हूं। लेकिन क्या करूं, काम तो करना ही पड़ेगा। मैंने उनसे पूछा, तो वो आत्मा है कहां और मैं उसे पकड़ूंगा कैसे? झोले में डालकर लाना है या उबर बुक करनी पड़ेगी? बुजुर्ग छाया ने कहा, वो यहीं है, इसी हवेली में छिपा हुआ। उसकी आत्मा भी शांति नहीं पा सकी है। तुम उसे ढूंढोगे और उसे यहां लाकर हमारा सामना कराओगे। अब यह काम सुनने में जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। मैंने सोचा, रोहन, तूने खुद को फंसा लिया है। अब तो तुझे इस भूतिया ट्रेजेडी को खत्म करने का हीरो बनना पड़ेगा। चल, काम पर लग जा। छायाएं धीरे धीरे गायब हो गईं और मुझे वही बच्चा फिर से दिखा। उसने कहा, आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि वो आत्मा कहां छिपी हो सकती है। मैंने पूछा, सुनो छोटे भाई, एक बात बताओ, तुम्हारे भूतिया ग्रुप में कोई कॉफी ऑफी का इंतजाम नहीं है क्या? थोड़ा फ्रेश होकर काम शुरू करूं। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और आगे चलने लगा। हम हवेली के एक और हिस्से में पहुंचे। यह हिस्सा पहले से भी ज्यादा डरावना था। दीवारें टूटी हुई थीं और फर्श पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी को यहां घसीटा गया हो। मैंने बच्चे से पूछा, ये निशान क्या हैं? उसने कहा, ये वो जगह है जहां उसने हमारे साथ धोखा किया। उसकी आत्मा अब इसी जगह भटकती है। मैंने सोचा, वाह, यहां तो भूतों का पूरा सीरियल चल रहा है। हर किसी की अपनी स्टोरी है। लेकिन सवाल यह है कि मैं इस आत्मा को पकड़ूंगा कैसे? तभी हवा में एक ठंडी सरसराहट हुई और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान में धीरे से बुदबुदा रहा हो, तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते। अब मेरी हिम्मत सच में टूटने लगी थी। मैंने चिल्लाकर कहा, भाई देखो, मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया हूं। तुम खुद ही सामने आ जाओ, काम खत्म करो और मैं निकल लूं। तभी मेरे सामने एक काले साए का रूप उभरने लगा। ये वही धोखेबाज नौकर था जिसने परिवार को मारा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में जंजीरें थीं। उसने गुस्से में कहा, क्यों आए हो यहां? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने डरते हुए कहा, भाई, मुझे क्यों मारोगे? मैं तो यहां तुम्हारी सच्चाई जानने आया हूं। वैसे अगर तुम्हें गुस्सा है तो उन लोगों से बात करो जिन्होंने तुम्हें यहां फंसाया। मैं तो बस एक लेखक हूं। लेकिन वो आत्मा मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने जल्दी से कहा, सुनो, तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए, है ना? तो चलो, मैं तुम्हें उस परिवार के पास ले चलता हूं। वो लोग तुम्हारे गुस्से का हल निकालेंगे। उसने एक पल के लिए रुककर मेरी ओर देखा और कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भी उन्हीं की तरह हो। मैंने कहा, भाई, मेरे चेहरे पर मासूमियत नहीं दिखती क्या? मैं तो बस एक नॉर्मल इंसान हूं। तुम्हें ले जाकर सबका सामना कराने में मदद करूंगा। उसने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन अगर यह चालाकी हुई तो तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अब मैं उसे वापस उस कमरे की ओर ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में भी वो आत्मा मुझसे सवाल पूछ रही थी और मेरी जान हलक में अटकी हुई थी। मैं उस आत्मा को लेकर वापस उसी कमरे की ओर जा रहा था जहां चौधरी परिवार की छायाएं मेरा इंतजार कर रही थीं। रास्ते भर मैंने खुद से कहा, रोहन, ये तेरा अब तक का सबसे बड़ा एडवेंचर है। बस भगवान से दुआ कर कि यह एट द एंड न बन जाए। जैसे ही हम कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का माहौल अब और भी डरावना हो चुका था। दीवारों पर लाल लाल रोशनी झिलमिला रही थी और हवा में अजीब सी सिहरन थी। चौधरी परिवार की छायाएं एक घेरे में खड़ी थीं, जैसे किसी पुराने जमाने की पंचायत हो। मैंने धीरे से कहा, लो भैया, ले आया तुम्हारा दुश्मन। अब मुझसे और कोई डिलीवरी मत करवाना। वैसे अगर आपको चाय नाश्ते की जरूरत हो तो मैं झूठा सच का इंतजाम कर सकता हूं। लेकिन किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। चौधरी परिवार की सबसे बुजुर्ग छाया उस आत्मा की ओर बढ़ी और गुस्से से बोली, तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस विश्वासघात ने हमें क्या दिया? वो आत्मा गुस्से में बोली,
मैंने जो किया मजबूरी में किया। तुम्हारे परिवार ने मुझे और मेरे परिवार को धोखा दिया था। मेरी आत्मा को चैन तभी मिलेगा जब मैं तुम सबसे बदला लूंगा। मैंने बीच में टोकते हुए कहा, रुको रुको, ये क्या हॉरर वाली महाभारत चल रही है? यहां बदला बदला छोड़ो और शांति से सुलह करो। वैसे भी मैं यहां कोई जज या वकील नहीं हूं। पर मेरी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। तभी बुजुर्ग छाया ने कहा, तुम्हें सच पता नहीं है। जो कुछ हुआ वो एक बड़ी साजिश थी। तुमने हमें नहीं मारा, बल्कि किसी और ने यह झूठ फैलाया कि तुमने जहर डाला था। अब माहौल और भी सस्पेंस से भर गया। मैं सोचने लगा, वाह, ये तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहे हैं। लगता है भूतों का भी क्राइम पेट्रोल चलता है। गुस्से से भरी आत्मा बोली, झूठ, मुझे सब पता है। तुम लोग मुझसे बदला लेना चाहते हो। अब मैंने अपना दिमाग लगाया और कहा, देखो भाई, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो क्यों ना हम सब मिलकर उस असली गुनहगार की आत्मा को खोजें। वैसे भी ये जगह पहले ही भूतिया है, थोड़ा और ढूंढ खोज कर लेते हैं। अब सबकी नजरें मेरी तरफ थीं। मैंने महसूस किया कि मुझे इस पूरी सिचुएशन का डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। मैंने आगे कहा, चलो अब मैं एक डिटेक्टिव की तरह काम करता हूं, सबूत ढूंढते हैं। वैसे भी मैं तो यहां रिसर्च करने आया था। अगर तुम सब साथ दो तो सच का पता लगाया जा सकता है। अब मेरे पास चौधरी परिवार और उस धोखेबाज आत्मा का अजीब सा गठबंधन था। हम सब ने मिलकर उस हवेली के सबसे गहरे कोने की ओर रुख किया। हवेली के तहखाने में हमें कुछ पुराने दस्तावेज मिले। जैसे ही मैंने उन दस्तावेजों को उठाया, उनमें धूल का एक गुब्बार उड़ा और मैं जोर से खांसते हुए बोला, भाई, ये भूत लोग साफ सफाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? कम से कम दस्तावेज को धूल मुक्त तो रख सकते थे। धूल झाड़ने के बाद मैंने देखा कि दस्तावेज पर कुछ अजीब से अक्षर लिखे थे। मैं धीरे धीरे पढ़ने लगा। चौधरी परिवार को तबाह करने की योजना, साल 1875। अब मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने सोचा, भाई, ये तो सदी पुराना मर्डर मिस्ट्री निकला। अगाथा क्रिस्टी की आत्मा भी शर्मा जाए इसे पढ़कर। दस्तावेज में लिखा था कि परिवार को खत्म करने की साजिश हवेली के मैनेजर ने रची थी। वो मैनेजर चौधरी परिवार की संपत्ति हड़पना चाहता था। उसने नौकर को फंसाने के लिए कुएं में जहर डाला और फिर ऐसा दिखाया जैसे यह काम नौकर ने किया हो। मैंने तुरंत उन दस्तावेजों को सबके सामने लहराते हुए कहा, लो भाई, तुम्हारा असली गुनहगार ये रहा। ये मैनेजर था जिसने सबको धोखा दिया। अब तुम लोग लड़ाई झगड़ा छोड़कर असली विलन की आत्मा को पकड़ने का प्लान बनाओ। चौधरी परिवार की छायाएं और वह आत्मा एक पल के लिए चुप हो गए। बच्चे की छाया बोली, अगर ये सच है तो हमें उस मैनेजर की आत्मा को ढूंढना होगा। वो भी यहीं कहीं है। अब मैंने सोचा, भाई, ये तो भूतिया ट्रेजर हंट बन गई। मैं यहां आत्मा मिलान करने का ठेकेदार बन गया हूं। हम सब मिलकर तहखाने के और भी गहरे हिस्से में गए। वहां हवा ठंडी और भारी हो रही थी। मेरी तो सांसें फूलने लगीं। मैंने खुद से कहा, रोहन, अगर यहां से जिंदा निकला तो एकदम फिटनेस रूटीन शुरू करेगा। ये भूत लोग ऐसी हालत कर देंगे। आखिरकार हमें एक बड़ा सा दरवाजा मिला जो जंग से जाम हो चुका था। दरवाजे पर खून से जैसे कुछ लिखा हुआ था, जो भी अंदर जाएगा वो कभी वापस नहीं लौटेगा। मैंने कहा, वाह, भूतों का साइन बोर्ड भी कमाल का है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि डरपोक लोगों के लिए एग्जिट का ऑप्शन होना चाहिए। बच्चे की छाया ने कहा, यह दरवाजा खोलो, असली गुनहगार की आत्मा इसी के पीछे है। अब मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो हिल भी नहीं रहा था। मैंने चौधरी परिवार की छायाओं की ओर देखते हुए कहा, भाई, तुम लोग भूत हो, थोड़ा हाथ लगाकर मदद कर दो। मैं अकेला क्यों मेहनत करूं? सभी छायाएं मिलकर दरवाजा खोलने लगीं। जैसे ही दरवाजा खुला, एक भयंकर चीख सुनाई दी। अंदर से काले धुएं का एक बड़ा सा गुब्बार निकला। वो धुआं धीरे धीरे एक विकराल छवि में बदलने लगा। ये वही मैनेजर की आत्मा थी। उसके चेहरे पर क्रूरता साफ झलक रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुम सब मुझे मारने आए हो। याद रखो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये हवेली मेरी है। अब माहौल एकदम डरावना हो चुका था। मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए कहा, रोहन, बस यही समय है। या तो तू सुपर हीरो बनेगा या फिर भूतिया कहानी का हिस्सा।
जैसे ही मैनेजर की आत्मा ने कहा, "ये हवेली मेरी है," मैं सोच में पड़ गया कि भूत भी प्रॉपर्टी के लिए इतना लड़ सकते हैं। मैंने खुद से कहा, "रोहन, अब या तो तू दिमाग से काम लेगा या ये तेरा आखिरी दिन होगा। वैसे भी तू भूतों का वकील बनकर आया था, पर लग रहा है तुझे भूतों का जादूगर बनना पड़ेगा।" मैनेजर की आत्मा हवा में तैरते हुए मेरे करीब आने लगी। उसका चेहरा इतना डरावना था कि मेरे पैर कांपने लगे। मैंने डरते डरते कहा, "सुनो मैनेजर साहब, एक काम करते हैं, इस मामले को शांति से सुलझाते हैं। वैसे भी हिंसा से कुछ नहीं मिलता।" मैनेजर हंसने लगा। "शांति? तुम मुझे यहां से हटाना चाहते हो? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं?" मैंने सोचा, "हाँ भाई, मैं जानता हूं कि तू परेशानी का सगा बाप है।" पर मैंने कहा, "देखो, अगर तुमने चौधरी परिवार को मारा नहीं तो तुम क्यों छिपे हो? साफ साफ बात करो।" तभी चौधरी परिवार की सबसे बुजुर्ग छाया आगे आई और बोली, "सच कबूल करो, तुम्हारी साजिश ने हमें मार डाला।" मैनेजर की आत्मा और भी गुस्से में आ गई। उसने हवा में अपनी काली परछाई फैलाई और जोर से चीखा। हवेली हिलने लगी, दीवारों से चीखें आने लगीं। मैंने मन ही मन कहा, "रोहन, तूने बहुत गलत रिसर्च टॉपिक चुन लिया। अब लगता है कहानी का हीरो बनने की जगह कहानी का भूत बन जाएगा।" पर तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मैनेजर की आत्मा को दिखाते हुए कहा, "भाई, ये देखो, ये युग डिजिटल है। मैं तुम्हारा पूरा सच रिकॉर्ड करके लोगों को दिखा सकता हूं। एक बार तुम्हारा सच बाहर आया तो लोग इस हवेली का इतिहास समझेंगे और तुम्हारी आत्मा को चैन मिलेगा। सोचो, तुम हमेशा के लिए फेमस हो जाओगे।" मैनेजर थोड़ा रुका और उसकी आत्मा की काली छाया हल्की पड़ने लगी। उसने गहरी आवाज में कहा, "सच में? क्या मेरा सच कोई सुनेगा?" मैंने कहा, "हाँ भाई, YouTube पर डाला तो करोड़ों व्यूज मिल सकते हैं। बस मुझे पूरा सच बता दो।" उसने गहरी सांस ली। हालांकि भूत सांस कैसे लेते हैं ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, और बोला, "मैंने सचमुच साजिश की थी, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब चौधरी परिवार मरा तब मैं भी डर के मारे इस हवेली में छिप गया और अब मैं यहां फंस गया हूं।" इतना सुनते ही चौधरी परिवार की छायाएं क्रोध से कांपने लगी, लेकिन मैंने बीच में कहा, "रुको, अब जो हुआ सो हुआ। बदला लेने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें सबको शांति देनी होगी, सबकी आत्माओं को मुक्ति दिलानी होगी, और अगर तुम सब मान गए तो मैं तुम्हारी कहानी को लोगों तक पहुंचाकर तुम्हें अमर कर दूंगा।" सभी छायाएं चुप हो गईं। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग छाया ने कहा, "हम तुम्हारे प्रस्ताव को मानते हैं, लेकिन इस हवेली को हमारे नाम से याद रखा जाए।" मैनेजर की आत्मा ने सिर झुका लिया और कहा, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं इस हवेली को छोड़ने को तैयार हूं।" और फिर जैसे ही मैंने मोबाइल का रिकॉर्डिंग बटन बंद किया, हवेली की सारी छायाएं और आत्माएं धीरे धीरे हवा में घुलने लगीं। माहौल एकदम शांत हो गया। मैंने राहत की सांस ली और कहा, "चलो भाई, कहानी खत्म, और अब ये वीडियो YouTube पर डालते हैं। शायद इसे देखकर हॉलीवुड वाले मुझे एक फिल्म का डायरेक्टर बना दें।" अगले दिन मैंने पूरी कहानी YouTube पर डाली और वो वायरल हो गई। लोग उस हवेली को चौधरी हवेली के नाम से जानने लगे, और मैं भूतों का सबसे बड़ा डिटेक्टिव बन गया। और इस तरह हवेली की कहानी का अंत हुआ और मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी पर सबसे मजेदार रात खत्म हुई।